हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और कैसी चल रही है, जैसी भी चल रही हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एक बार। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इंग्लिश मीडियम के लिए बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे MPPSC प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे कमेंट आए मुझे कि आप इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट बताइए। बहुत सारे मुझे लगता है बच्चे हैं जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं और उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है बुक लिस्ट सेलेक्ट करने में, क्योंकि सेम मैंने भी फेस किया है। एक्चुअली मैंने भी इंग्लिश मीडियम ही रहा है मेरा भी स्टार्टिंग से ही। और जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं कुछ इसी तरह से इतना ज़्यादा भटक रही थी ना बुक लिस्ट के पीछे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या सिलेक्ट करूं, किस बुक के पीछे भागूं, कहाँ से मैं चीज़ों को कवर करूं। तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगी अभी कि किस तरह से आपको जाना है, कौन सी बुक लिस्ट सिलेक्ट करनी है। एक पर्टिकुलर बुक लिस्ट आपको बताऊंगी, यूनिट वाइज बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल फ्री माइंड होके एक कॉपी पेन ले लीजिए और बुक लिस्ट लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट यूनिट से देखते हैं। देखिए, पहले मैंने ये 3 यूनिट अलग करके रखे हैं, यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5। इनको अलग करने का एक ही रीज़न है कि ये तीनों ही यूनिट्स जो हैं वो MP स्पेसिफिक हैं। तो आप कोई भी बुक खरीदेंगे MP GK के लिए तो उससे ये तीनों ही यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो MP स्पेसिफिक पोर्शन के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंग्लिश मीडियम की बुक्स अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक मुकेश महेश्वरी जी की बुक है, एक MC ग्रोहिल्स पब्लिकेशंस की बुक आपको मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम के लिए, और एक TMH की बुक है। ये तीनों ही बुक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने MC ग्रोहिल्स की बुक ली थी सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यही बुक थी जो अवेलेबल थी, मुकेश महेश्वरी जी की बुक नहीं थी। और TMH भी शायद मुझे उनके बारे में पता नहीं चला था, मुझे MC ग्रोहिल्स की बुक ही पता चली कि इंग्लिश मीडियम से एक ये बुक है, तो मैंने इसको ही ऑर्डर कर दिया और फिर मैंने इससे ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट फिर धीरे धीरे मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब चीज़ें समझ में आई धीरे धीरे, तो मुझे पता चला कि इसमें मुझे जो मटेरियल मिल रहा है वो उतना इनफ नहीं है मेरे लिए। जो मुझे प्रिपरेशन जिस लेवल की करनी है उसके लिए मुझे उतना इनफ नहीं है ये मटेरियल। तो मैंने शिफ्ट कर दिया और फिर उस टाइम पे मुझे मुकेश महेश्वरी जी की बुक मिली, तो उसमें भी फिर मैंने इससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मुझे लगता है यही आप लोगों के साथ भी अभी हो रहा होगा जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ इंग्लिश मीडियम से बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं बता पा रही हूँ कि हाँ, दिक्कत तो होती है। इतनी बुक्स बदली मैंने तब भी मुझे इनफ मटेरियल नहीं लगता था, क्योंकि जब मैं वीडियोस में क्लासेस ले रही थी तो उसमें वो इतना एक्स्ट्रा बता देते थे कि मुझे लगता था कि यार ये इस बुक में भी नहीं है, इस बुक में भी नहीं है, मैं कहाँ से पढूँ। तो फिर बाद में मैंने मुकेश महेश्वरी जी की बुक ली, इसमें काफ़ी सारा मटेरियल था। मतलब MC ग्रोहिल्स की जो बुक थी उसके कंपैरेटिवली मुझे इसमें ज़्यादा सफिशिएंट मटेरियल मिला, लेकिन सेम प्रॉब्लम इसमें भी रही। इसमें एरर्स मुझे काफ़ी सारे मिले कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में। मैं सभी टॉपिक की बात नहीं करूँगी, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे थे जहाँ पे एरर्स मुझे मिली, और जब मुझे एक बार एरर्स मिल गई ना तो फिर मेरा दोबारा से इसको छूने का मन नहीं हुआ, तो फिर मैंने इस बुक को भी कैंसिल कर दिया। और TMH का मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ, लोग बताते हैं कि ये बुक भी इंग्लिश मीडियम के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी बुक लेना आप बस उसको ही थरली कवर करते रहें और उस पर ट्रस्ट करें, और अगर नहीं है ना ट्रस्ट तो छोड़ दीजिए, जैसे मैंने इन दोनों बुक्स के साथ किया। मेरे पास अभी भी ये दोनों बुक्स है, बट मैं इनको छूती भी नहीं हूँ, इनसे पढ़ती ही नहीं हूँ मैं, मेरा मन ही नहीं होता है इनको, क्योंकि मुझे इसमें एरर्स मिले और इसमें मुझे मटेरियल सफिशिएंट ही नहीं लगा, तो मैंने इन दोनों को ही छोड़ दिया। बट अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी है। जैसे ये तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हो गई, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो हमें मिलेंगी वो है परीक्षा धाम की बुक, और एक आपको मिल जाएगी पुणेकर की। ये दोनों बुक ये दोनों बुक ही हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आपने भी सुना होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो बुक्स आपने यही सुनी होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चे पुणेकर या परीक्षा धाम ही प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, हिंदी मीडियम से है, मैं मानती हूँ, बट आई थिंक
हम लोग इंग्लिश मीडियम में कितने भी बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, बट हम लोग एमपी में रहते हैं और हिंदी हम लोगों की इतनी अच्छी तो होती है कि हम एक जर्नल लैंग्वेज समझ सकें। और मुझे लगता है एमपी जीके में ऐसी कोई खासी प्रॉब्लम नहीं जाती है अगर हम हिंदी से भी पढ़ते हैं। तो मैं पर्सनली खुद हिंदी मीडियम की बुक ही प्रेफर कर रही हूँ। मैं अपना पर्सनल सोर्स बताती हूँ। मैं एग्ज़ाम गुरु जी के नोट्स मैंने फॉलो किए थे, ये भी हिंदी मीडियम से ही मिले मुझे, इंग्लिश मीडियम से नहीं मिला, हिंदी मीडियम से मिला। मतलब है ये अवेलेबल, शायद अब इंग्लिश में भी है, बट मैंने जिस टाइम पे मुझे जो मटेरियल मिला था वो हिंदी का ही था, तो मैंने उसको ही फिर फॉलो किया था। बट मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम से हूँ। मतलब मैं बहुत भटकी हूँ इंग्लिश मीडियम के मटेरियल के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग की प्रिपरेशन की, इतनी सारी बुक्स चेंज की, तब जाके मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मुझे समझ आया यार ये ज़रूरी है कि आपको याद कितनी चीज़ें रह रही हैं, आपको समझ कितनी चीज़ें आ रही हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम की बुक से ही पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है, स्पेशली फॉर एमपी। जहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत आती है ना, मैं वो जानती हूँ चीज़ें। टर्मिनोलॉजीज जो होती है ना, उनमें हमें मेन दिक्कत आती है। अगर हम हिंदी से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो जो मेन टर्म्स होती हैं उन सब्जेक्ट की, उन टॉपिक्स की, उनमें हमको मेन दिक्कत आती है। बाकी ऐसा नहीं होता है कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अगर कोई हिस्ट्री की स्टोरी है तो वो हिंदी से सुना दी किसी ने, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें समझ नहीं आएगा वो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, आपके साथ भी नहीं होता होगा ऐसा। बट जो मेन दिक्कत आती है वो हमें टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आती है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, उनमें दिक्कत आती है। तो जो ऐसी चीज़ें मिलती हैं वो हमें मेनली किन सब्जेक्ट्स में मिलती हैं? एक तो पॉलिटी हो गया, जैसे अमेंडमेंट है तो उसको संशोधन बोलते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, प्रीएम्बल है तो उसको प्रस्तावना बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो हमको समझ नहीं आती हैं स्टार्टिंग में। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जैसे पॉलिटी है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वो तो मैं अभी भी मतलब पूरा मुझे इंग्लिश से ही चाहिए होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत टफ हो जाता है वो चीज़ समझना। और एक ज्योग्राफी भी है। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनमें टर्म्स होते हैं, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है, चीज़ों की कीवर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश से बहुत अलग होते हैं और हिंदी में बहुत अलग होते हैं। तो इनमें हमें मेन दिक्कत आती है। आप इंग्लिश मीडियम से आपने भी नोटिस किया होगा कि मेन दिक्कत जो आती है वो मेन टर्मिनोलॉजी में आती है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हमें हिस्ट्री की कोई स्टोरी सुना रहा है, किसी राजा की, किसी भी टाइम पीरियड की मतलब स्टोरी सुना रहा है हमें, तो ऐसा नहीं हो कि उसने हिंदी से सुनाई तो हमें समझ नहीं आया होगा ना समझ आपको भी पूरा। आप भले इंग्लिश मीडियम से, पर फिर भी आपको प्रॉपर समझ आया होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में हमें दिक्कत नहीं जाती है, जैसे हिस्ट्री हो गया। उसी तरह से एमपीजी के भी जो है ना, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप हिंदी की किसी बुक को फॉलो करेंगे। मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप परीक्षा धाम की बुक ही लीजिए। मतलब इंग्लिश से है तो क्या हुआ, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसको। और क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज रहती है, जो जर्नल हम लोग यूज़ करते हैं बोलचाल में जो लैंग्वेज, वही लैंग्वेज हमको इसमें मिलेगी। और टर्मिनोलॉजी जो रहती है वो मेन पॉलिटी में, इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में हमें मिलती हैं। तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम तो हम आगे देख लेंगे, आगे की यूनिट्स हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे सोर्सेस रहेंगे इंग्लिश मीडियम के। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं एमपी के लिए पर्टिकुलरली बता रही हूँ, आप बिल्कुल मत भटकिए यार, बहुत परेशान हो जाते हैं। और इतनी सारी बुक्स चेंज करने के बाद ना, मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए पढ़ने के लिए। आप ये बुक पकड़िए और एक ही बुक को पकड़ के पूरा लास्ट तक उसी को ही पढ़िए, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इंग्लिश मीडियम से फिर भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी हिंदी की बुक पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही जर्नल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया गया है। तो आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश की ही बुक चाहिए। मैं आपको जेन्युइन सोर्स बता रही हूँ जो बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मैंने खुद ही ये दोनों बुक्स ली हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। तो कोई सेंस नहीं है, जो काम का है उस पर फोकस करिए। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। एमपी के टॉपिक जो है वो हिंदी से आपको इजीली समझ आ जाएंगे, तो उसके लिए परीक्षा धाम ही ले लीजिए। मैं बिल्कुल एज इट इज़ आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता रही हूँ, तो उसके लिए मत भटकिए बिना मतलब में। जहाँ ज़रूरत है इंग्लिश की चीज़ों की, मैं वो बताऊँगी आगे, तो वहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेकेंड यूनिट,
एमपी की सभी यूनिट आपकी एक ही बुक से कवर होने वाली हैं। हिस्ट्री है इसमें इंडिया की। इस यूनिट के लिए आपको लूसेंट उठाना है। लूसेंट आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम की किसी कोचिंग के नोट्स है तो वो मोर देन इनफ है, फिर आपको लूसेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी और नोट्स नहीं है अभी, और अभी आप बुक लिस्ट बिल्कुल फाइंड ही कर रहे हैं, तो अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप बड़े बड़े सोर्सेज के पीछे भागें। लूसेंट बिल्कुल इनफ है। जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं वो सभी लूसेंट में ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखिएगा, उनको सॉल्व करिएगा, तब आपको समझ आएगा कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उसके लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आपके लूसेंट में कवर हो जाते हैं। और अब हमारे पास लगभग 60 दिन का टाइम है, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागें। तो एक ही बुक आपको प्रेफर करनी है। लूसेंट इंग्लिश मीडियम से आती है, अवेलेबल है आराम से, तो उसको ही आपको अब बिल्कुल थरली रीड करना है। हिस्ट्री के सभी फैक्ट्स आपके लूसेंट से ही कवर होने वाले हैं, तो आपको और कहीं नहीं भटकना है, इसको ही फोकस करना है, ठीक है। यूनिट 3 तो हो चुका है, सॉरी वो वही वाला है। ज्योग्राफी, एमपी की ज्योग्राफी, तो एमपी का तो सब एक साथ ही कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूनिट 4। इसमें ज्योग्राफी है इंडिया की। इसके लिए मैं आप सोर्स बता देती हूँ। एक तो लूसेंट रहेगा। लूसेंट आप लेंगे तो वैसे भी उसमें सब कुछ आ जाएगा। एक ही बुक में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, साइंस भी मिल जाएगी, तो उसके लिए तो वो एक ही बुक इनफ है। तो मैं आपको ऐसे ही सोर्स बताऊंगी जो अब आप 60 दिन बचे हुए हैं तो उनमें ही आप कवर कर पाएँ, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, ठीक है। तो लूसेंट इंग्लिश मीडियम से, इसमें आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है यूनिट 4 के लिए, यूनिट 4 यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए, उसमें आपको यूट्यूब का बहुत सहारा लेना है। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है ज्योग्राफी। आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करेंगे, आपके पास आप टॉपिक खुल जाएंगे यूट्यूब पे, और आप वहीं से आप पढ़िए। मैं तो कहूँगी लूसेंट भी नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो से ही ज्योग्राफी पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ लूसेंट आपको ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट्स जो है ना हर टॉपिक के वो बहुत अच्छे से लूसेंट में ही कवर किए गए हैं। तो वहाँ से आप एक एक टॉपिक उठा के टॉपिक वाइज सारी चीज़ें लूसेंट से ही कवर करिए। तो यूट्यूब का इसमें आपको सहारा लेना ही लेना है यूनिट 4 में। प्लस आपको मैपिंग भी देखनी है। मैपिंग करनी है आपको, वर्ल्ड की मैपिंग और इंडिया की मैपिंग, ठीक है। मैंने सर भी बताए थे आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। प्रीलिम्स का जो मैंने सिलेबस डिकोड किया उसके लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। उस वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक वाइज डिस्कस किया है कि भैया एक एक टॉपिक के लिए क्या कौन सा सोर्स अपन को यूज़ करना है। इंग्लिश हिंदी मीडियम का उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दोनों के हिसाब से सोर्स बताए हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसको मैं लिंक पिन कर दूंगी उसकी कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। उसमें मैंने सभी टॉपिक वाइज बताए हैं कि इस टॉपिक के लिए आपको किस सोर्स के साथ जाना है, इस टॉपिक के लिए आपको किस सोर्स के लिए जाना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से बात की है। इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक जर्नल, एक सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो थे ना बहुत परेशान हो रहे थे, और कमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट बताइए। तो सिर्फ पर्टिकुलरली मैंने उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने का प्लान किया था। अदरवाइज़ मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने वाली थी अभी जब तक प्रीलिम्स था तब तक, क्योंकि मैं खुद भी अभी एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मुझे भी मैं जब वीडियो बनाने बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, बट इतने सारे मैसेजेस थे और मुझे लगा यार ये बच्चे अभी अभी नई प्रिपरेशन शुरू की है, तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए सारा। मैंने जितनी प्रॉब्लम झेली है ना स्टार्टिंग में जो सोर्सेज को लेकर, इंग्लिश मीडियम के सोर्सेज को लेकर, तो इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट ही सोर्स बता रही हूँ। आप इधर उधर मत भटकिएगा बिल्कुल भी। और जो भी इसके अलावा भी आपके डाउट्स हो ना, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं प्रिपरेशन को लेके, और जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं बहुत हेल्प कर दूँगी। आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में सभी डाउट्स अपने डाल सकते हैं,
और जब मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं हफ्ते में कोशिश करूँगी कि पूरे कमेंट्स जो हों तो उनकी ओवरऑल एक वीडियो हफ्ते में लेकर ही आऊँ, तो सभी डाउट जो भी न्यू बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन शुरू करें उनके सब क्लियर होते जाएं टाइमली। ठीक है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उनको देखूंगी और ज़रूर उन पे वीडियो भी बनाऊंगी और पूरा सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि क्या करना है। हाँ, मैपिंग करनी है। आप सुदर्शन गुर्जर सर को फॉलो करिएगा मैपिंग के लिए। बहुत अच्छे से सर ने बहुत अच्छे सिंप्लीफाइड वे में पूरी मैपिंग करवाई है, आराम से आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 5 भी हम कर चुके हैं डिस्कस, एमपी किया है। यूनिट 6 पे आते हैं। यूनिट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। मतलब एक तरह से देखें तो पॉलिटी और इकोनॉमी, ये दोनों सब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में यूनिट 6 में। पॉलिटी के लिए अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको वही सोर्स फॉलो करना है, लूसेंट का। ठीक है, और कहीं भी नहीं भटकना है, इतना टाइम नहीं है कि आप भटको, तो लूसेंट पे ही फोकस करना है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि आप इसके लिए अलग से परेशान हो। इकोनॉमिक्स के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मतलब ना के बराबर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा इकोनॉमिक्स के लिए। जो ओपनली टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, जैसे कि आरबीआई लिखा है, तो आरबीआई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखिएगा। जैसे और भी दिए गए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी पूरा उसमें एक टॉपिक लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी, तो अब इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने के लिए तो अब हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इतने और वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है इसका। तो जो टॉपिक एज इट इज़ दिए गए ना, टू द पॉइंट, जैसे आरबीआई हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सोर्स वही रहेगा आपका लूसेंट। लूसेंट पे आपको आरबीआई के बारे में, सेबी के बारे में सब कुछ इजीली मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए भी आपको लूसेंट ही रखना है। और देखिए, लूसेंट के अलावा एक ऑब्लिक में मैं बता देती हूँ, कोचिंग के नोट्स। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग के नोट्स जिसके पास है ऑलरेडी और जो उसको पहले से पढ़ रहा था, तो उसको वही फॉलो करने हैं, वही कंटिन्यू करने हैं, उसको फिर लूसेंट पे नहीं आना है। ठीक है, फिर वही आप चीज़ फॉलो करो, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। और जो बच्चे बिल्कुल ही न्यू हैं, जिनकी बिल्कुल अभी बुक लिस्ट जिनके पास है ही नहीं है कुछ, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि लूसेंट बिल्कुल मतलब मोस्ट जो रिलायबल सोर्स है ना, वो लूसेंट ही है फिर आपके लिए। अब यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में आपको क्लियरली बता देती हूँ, बहुत डाइवर्स यूनिट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका टाइटल है, लेकिन इसमें सब कुछ दिया है, भरा पड़ा हुआ है। जैसे कि पूरा सैटेलाइट्स वाला सिस्टम हो गया, ये सब तो टेक्नोलॉजी वाले में आ जाएगा। इसके अलावा साइंस की न्यूट्रिशन, इसके अलावा इन्वायरमेंट भी इसी में इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही डाइवर्स यूनिट है। इसके लिए आपको अलग अलग सोर्सेज देखने पड़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप घटना चक्र को पढ़िए। घटना चक्र है ना, अब जिस हिसाब से टाइम बचा है ना एग्जाम के लिए, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ कि अभी आपको क्या फॉलो करना चाहिए। आप घटना चक्र उठाइए, इंग्लिश मीडियम से मिल जाएगी इन्वायरमेंट की घटना चक्र आपको। तो उसमें जब एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं, उसके पहले टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। ठीक है, टॉपिक को थोड़ा डिफाइन किया होता है। आप उसको उठाइए, एमसीक्यू की बुक को, इन्वायरमेंट की घटना चक्र को, टॉपिक वहीं से पढ़िए और वहीं के वहीं एमसीक्यू सॉल्व करिए। इससे ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजिकल सिस्टम हो गया, इसके अलावा पॉल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट, ये वाले टॉपिक है ना, ये आपके इन्वायरमेंट की घटना चक्र से ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको नहीं भटकना है ज़्यादा, यहीं से लेना है आपको। और इसके मैंने टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वो आप वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये हो गया। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट,
तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम का सोर्स अगर आप पूछेंगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ लो और फिर आपको पूरे के पूरे टॉपिक लाइन से कवर हो जाए। अगर आपको ऐसा सोर्स चाहिए तो आप परीक्षा धाम की बुक लीजिए। परीक्षा धाम की जो बुक है उसमें पूरा टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से यूनिट 7 के सभी टॉपिक्स जो हैं वो लाइन वाइज सिलेबस वाइज कवर किए गए हैं, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। और अगर मैंने बताया ना कि अगर इंग्लिश मीडियम से आपको फिर भी दिक्कत आए, परीक्षा धाम हिंदी की है, तो आप लूसेंट उठाइए। लूसेंट में उसके काफ़ी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जैसे न्यूट्रिशन वाला टॉपिक उसमें दिया गया है तो वो लूसेंट में आपको मिल जाएगा। इकोलॉजी वाला टॉपिक दिया गया है तो वो लूसेंट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी का टॉपिक है तो वो भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। बस कुछ ही टॉपिक रहेंगे जैसे कि एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाला और फूड प्रोसेसिंग वाला। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, एक आध दो गिने चुने टॉपिक जो आपको परीक्षा धाम में अलग से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है ना, जैसे इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अचीवमेंट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो ये भी आप जब लूसेंट लेंगे ना तो उसमें पीछे लास्ट में एक टॉपिक होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसमें आपको आराम से ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम से भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ही पढ़िएगा, पूरा वहाँ से आपका कवर हो जाएगा टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। ठीक है। यूनिट 8 ये तो देखिए करंट अफेयर्स वाली है। करंट अफेयर्स में मैं पहले ही बता चुकी हूँ 3 तरह के सोर्सेस आपको लेके चलने हैं। एक तो स्पीडी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए, एक है तथ्यवान, तथ्यवान की बुकलेट ये आपका एमपी का जो भी करंट अफेयर्स है ना वो कवर करेगी। अगेन ये आपको हिंदी से ही मिलेगी। स्पीडी तो आपको इंग्लिश से मिल सकती है, लेकिन तथ्यवान जो है वो आपको सिर्फ हिंदी से ही मिलेगी, तो उसको मतलब मैंने बताया ना इतनी भी दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पढ़ने वालों को सब सिर्फ ये दिखता है कि भैया पढ़ने के लिए मिल क्या रहा है। हाँ, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, पर जहाँ दिक्कत होती है इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने बता दिया आपको, टर्मिनोलॉजीज वगैरह में दिक्कत होती है, और जो भी मेन टॉपिक्स हैं तो उनको हम डिस्कस कर ही रहे हैं। पॉलिटी के लिए ऑलरेडी लूसेंट है जो इंग्लिश से मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, और ज्योग्राफी के लिए भी इंग्लिश से मिल जाएगी लूसेंट ही। तो सब कुछ आपको एक ही बुक में सब मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। बाकी जो थोड़े बहुत सोर्सेज तो हम हिंदी के यूज़ कर सकते हैं, जैसे तथ्यवान है तो एमपी का करंट है, ऐसा कोई बड़े बड़े शब्द तो होंगे नहीं जो हमें समझ नहीं आएंगे, तो इसीलिए आप हो जाएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखिए। और देखिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मुझे जब सोर्सेज नहीं मिलते थे ना तो मैं यही सोचती थी कि हाँ चलो एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। पेपर 5 जो है और पेपर 6, पेपर 5 में हम जानते हैं कि हिंदी का पेपर होगा, पेपर 6 में एजे और प्रारूप लेखन, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो ये दोनों पेपर ही प्योर हिंदी में ही होते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के भी हों, पर फिर भी आपको हिंदी से ही लिखना पड़ता है। एजे भी होता है तो आपको हिंदी से ही लिखना पड़ता है। तो ठीक है, मैं जब हिंदी से पढ़ती थी चीज़ों को तो यही सोचती थी कि मैं अपनी वोकैब जो हिंदी की है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ ताकि मेरे एजे अच्छे जाएँ। फिर तो ऐसे ही आपको लेके चलना है। जब आप हिंदी मीडियम से हिंदी की कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम से हैं हिंदी के सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यही सोचना है कि चलो मेरे ये दोनों जो पेपर हैं ये तो कवर हो रहे हैं, कम से कम मेरी टर्मिनोलॉजीज अच्छी हो रही हैं हिंदी की। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैं अभी एमपीपीएससी के जो मेंस हैं, अभी मैंने मेंस दिया था अगस्त में, लेकिन मैं अभी फिर से और भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आंसर राइटिंग मेरा उतना प्रॉपर नहीं था। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं जो क्लासेस ले रही हूँ अभी मेंस के लिए, उनमें मैं आपको बता दी हूँ 70 बच्चों में कोई भी इंग्लिश मीडियम का नहीं है, सभी हिंदी मीडियम के हैं और मैं अकेली वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की हूँ और टीचर भी हिंदी से ही पढ़ाते हैं। तो क्या छोड़ तो नहीं सकते यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। आप करना है तो इतना तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाती है, मुझे पता है। मुझे हिंदी से क्लास लेने के बाद फिर मैं इंग्लिश से उसको पूरा ट्रांसलेट करती हूँ, मतलब ट्रांसलेट करती हूँ इन द सेंस मैं पूरा सर्च वगैरह करती हूँ और सोर्सेज से इधर उधर से भी देखती हूँ और जो खुद से कुछ ट्रांसलेट करके लिख लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे इतनी डबल मेहनत पड़ रही है, लेकिन यार करना तो पड़ेगा ना। जब हम कर रहे हैं तैयारी तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैं जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी लोकल में ही,
जहाँ मैं रहती हूँ अभी, तो मैंने वहीं पे मेंस के लिए MPPSC की कोचिंग स्टार्ट की। और कोचिंग जब मैंने शुरू की तो वहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, ABCD भी पता नहीं थी, MPPSC की कुछ भी पता नहीं था कि क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, कैसे क्या पढ़ना शुरू करना है। बस सीधा कोचिंग स्टार्ट कर दी थोड़ा जानने के लिए। तो जब उन्होंने पढ़ाया तो मैंने कुछ टाइम बाद मैंने सोचा मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूं। तो मैंने एक आंसर लिख के उनको दिखाया। तो जो आंसर लिख के दिखाया ना इंग्लिश से था। और लोकल एरियाज़, हम लोग MP के हैं, लोकल एरियाज़ में जितनी भी कोचिंग्स खुली होती हैं सब हिंदी मीडियम की रहती हैं, प्योर हिंदी मीडियम की कोचिंग थी वो भी। तो मैंने आंसर मैं लेके उनके सर के पीछे 2-3 दिन तक घूमती रही, सर मेरा आंसर चेक कर दीजिए, ये इसी तरह से लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। और सर ने ऐसा टाला ना, मतलब उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ, पर वो कभी चेक नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैं हफ्ते भर परेशान होने के बाद मैंने वापस रख लिया अपना कि चलो ठीक है अब यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला, मैं समझ गई हूँ। तो मैंने वो कोचिंग छोड़ी 1 महीने के बाद, और मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ ही प्रिपेयर करूँगी। और फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट की। और फिर पूरा मेरा जो सोर्सेस रहे हैं मेरे शुरू से लेके अभी तक, तो मैं ऑनलाइन ही पूरा रिले किया है। मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से ही मुझे हिंदी से मटेरियल मिला, मैंने हिंदी से पढ़ा, मैंने इंग्लिश से जो मिला मैंने वो इंग्लिश से पढ़ा। बुक्स मैंने ओवरऑल पूरी इंग्लिश मीडियम की ही ली है, लेकिन फिर भी जो मटेरियल मिलता है वो तो हिंदी से ही मतलब मिलता है। ऑनलाइन भी आप देखें, ऑनलाइन तो इंग्लिश से मिल जाते हैं, तो UPSC की जो क्लासेस रहती है ना उनको देख लेते हैं कि हाँ चलो यहाँ वहाँ पे क्योंकि इंग्लिश से मिल जाती हैं। तो अब पढ़ना है तो करना तो पड़ेगा ही, इतना तो करना पड़ेगा, तो ये आप लोगों को भी करना है। तो इसके लिए परेशान मत होना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। अब जो भी है पढ़ना तो है ही। तो तथ्यवान तो आपको हिंदी से ही मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की एक डेली वीडियोस जो रहती हैं, डेली वीडियोस एनालिसिस वाली नहीं कह रही हूँ मैं, जो 10-15 मिनट की वीडियोस रहती है ना, टू द पॉइंट वाली, वन डे एग्जाम के लिए। तो वन डे एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो देखना शुरू करिए। डेली 10 मिनट की रहेगी या 15 मिनट की रहेगी मैक्स टू मैक्स, तो इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं 10-15 मिनट करंट अफेयर्स के लिए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 2 महीने हैं, 2 महीने से वहां से कवर करिए, प्लस स्पीडी पढ़िए और तथ्यवान की MP के लिए पढ़िए, ठीक है। अब हम यूनिट 9 पे आते हैं। यूनिट 9 और यूनिट 10 को मैं साथ में बता देती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे से शुभम गुप्ता सर ने बहुत ही अच्छे से इसकी YouTube पर पूरी वीडियो क्लासेस ली हैं, और नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं उनकी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उनको ही सर्च करिए। यूनिट 9 और 10 के लिए तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, जितना सर ने पढ़ाया ना मोर देन इनफ है। मैंने पूरा सिर्फ यूनिट 9 और यूनिट 10 के लिए मैं पूरी तरह से शुभम सर की जो वीडियोस थी उन पे ही डिपेंडेंट थी। मैंने खुद उनके शॉर्ट नोट्स बनाए उनसे, और फिर मैंने यूनिट 10 के लिए पूरा उन्हीं से पढ़ा। और मैं आपको बताऊं, मेरा एक भी मतलब लास्ट भी जो प्रीलिम्स हुआ था और उसके पहले भी जो प्रीलिम्स हुआ था, तो मेरे एक भी क्वेश्चंस यूनिट 10 से अभी तक गलत नहीं हुए। मतलब मोर देन सफिशिएंट इन्होंने पढ़ाया है। तो आप पूरी तरह से विश्वास करके ये यूनिट 9 और यूनिट 10 के लिए आराम से पढ़ सकते हैं सर से। यूट्यूब पर ही फ्री अवेलेबल हैं क्लासेस, तो इजीली आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले, प्लीज़ ज़्यादा दिक्कत मत लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। जो भी सोर्सेस है ना आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन इंग्लिश की जो दिक्कत आती है मैंने वो आपको बताया है, तो वो सब वहीं से आपकी कवर हो जाएगी लूसेंट से। और उसके अलावा जो MP की बात है तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि MP में आपको क्या करना है, और यूनिट 9-10 के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ज़्यादा परेशान मत होना, और जो भी डाउट्स हों, कोई भी डाउट होना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं जितने भी कमेंट्स ले पाऊँगी सारे लूँगी, और कोशिश करूँगी कि कमेंट्स के थ्रू जो मुझे पर्टिकुलर जो जानकारी मिले कि हाँ इस चीज़ में बच्चों को दिक्कत आ रही है ज़्यादा, तो उस चीज़ को भी मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी वीडियो ला के। तो इस तरह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जानकारी दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।